नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ एम ए बर्नी और आज हम पहुंच गए हैं जंगपुरा और ऐसी हमारे साथ शख्सियत हैं जो मुस्लिम हित में ज़मीनी स्तर पर नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, यहाँ तक के हर जगह मुस्लिमों के लिए लड़ने को तैयार हैं। तो आज उनके लिए थोड़ी सी बात ये भी है कि वो मुस्लिम परस्त कहे जाते हैं, जिनका नाम है एडवोकेट शाहिद अली। और शाहिद अली साहब एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने कम से कम दर्जनों रिट पिटीशन हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है, चाहे वो वीरान मस्जिदें हों या वो कोर्ट की ज़मीन हो या किसी भी मामले का हो। और एक इनकी खूबी ये भी है कि जिस टाइम पर देश के अंदर कोरोना चल रहा था, उस टाइम पे मरकज जो एक क्या नाम है जानी मानी जगह मानी जाती है, मुस्लिम धर्म स्थल माना जाता है और बड़ी बड़ी देश विदेशों की वहाँ से जमातें जाती हैं। मरकज के क्या नाम ऑनर मौलाना शाह साहब पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने कोरोना फैलाया था। तो उस टाइम पर एडवोकेट शाहिद अली साहब ने कमान संभाली थी और वो मरकज के प्रवक्ता बने। तो आइए हम इसको चर्चा लेकर चलते हैं। और आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि जो इस्लामिक दावत सेंटर के मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मेरठ ATS ने गिरफ्तार किया है। ये शाहिद साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तमाम हिंदुस्तानियों को यह अधिकार देता है कि वो अपने मजहब को प्रोपेगेट करें, जो भी उस मजहब के टेनेंट्स है उसके मुताबिक। तो मजहब को प्रोपेगेट करना ऑफेंस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जिस धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण फोर्सिबल और धर्मांतरण मर्जी से, तो दो चीजें हैं। अगर फोर्सिबल है तो अनडाउटेडली गैर कानूनी है। फोर्सिबल होगा जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा दिया, जो आप देखते हैं ना आजकल कि किसी मुसलमान युवक को या किसी दलित युवक को मारा जा रहा है, उससे जबरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं, बोलिए जय श्री राम बोलिए या दूसरी चीज बोलिए, ये जबरदस्ती करना है। लेकिन कोई अपनी मर्जी से अगर अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब को कबूल करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पूरी तरह से जायज है, इसमें कोई भी ऑफेंस नहीं है। अब ATS ने इनको गिरफ्तार किया, मौलाना सिद्दीकी साहब को, कि साहब इनके खिलाफ इल्जाम ये है कि ये धर्मांतरण जबरदस्ती कराते हैं या ताकत के बल पे करा रहे हैं। कोई भी इंस्टेंस पुलिस ने ये नहीं बताया कि उनके खिलाफ कोई इस तरह का इल्जाम ऐसा लगा हो कि उन्होंने किसी को बंगला गाड़ी दे करके धर्म परिवर्तन करवाया या किसी को गन पॉइंट पर धर्म परिवर्तन करवाया। इल्जामात ये हैं कि उनका एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में बहरीन से 1.5 करोड़ रुपया आए और दूसरे किसी ममालिक से 1.5 करोड़ रुपया आए, जिससे वो यहाँ मदरसे चलाते हैं। अब मदरसे चलाना धर्म परिवर्तन से क्या मतलब है इसका? मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, धार्मिक एजुकेशन वो ले रहे हैं और मदरसों को सरकारी फंड भी नहीं आता है। मौलाना पे इल्जाम ये भी लगाया है कि 75 करोड़ रुपए इनके ट्रांसफर किए गए। देखिए, जो हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी है, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि 3 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में दिखाए गए हैं, जो उनका ट्रस्ट है। अब उसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। पुलिस, ये प्रारंभिक चीज है, अभी FIR हुई है या पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अभी आपको थोड़े जमाने पहले की बात है, 2, 4, 5, 6 महीने पहले 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, मौलाना उमर गौतम को और मुफ्ती जहांगीर कासमी साहब को। तकरीबन इसी इल्जाम के साथ गिरफ्तार किया गया था। जरा बताएं मुझे कि उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया, उन्होंने किन लोगों को धमकाया था, उन्होंने किन लोगों को पैसे का लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाया गया था। दरअसल बर्नी साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, 2022 का इलेक्शन आ गया है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये इलेक्शन के से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी वहां पर सरकार है, उसने 5 साल तक, 4.5 साल तो हो ही गए, वहां के लोगों को भुखमरी के कगार पर आगे खड़ा कर दिया है। अभी कोरोना में लाशें गंगा किनारे तैरती हुई दिखी, तो लोग उनसे बहुत बुरी तरह से नाराज हैं। तो इनके पास यही एक हथियार निकल के आता है। हथियार में इस्तेमाल कर रहा हूं इस चीज के लिए कि ये जो कम्युनलाइजेशन है,
ये सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकरण ये करते हैं तमाम इस चीज का। उत्तर प्रदेश को इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने इस चीज को हथियार बना रहे हैं, सांप्रदायिकरण इसलिए कर रहे हैं और इसीलिए तमाम ये सब झूठे केसेस ये फाइल कर रहे हैं। शाहिद साहब, एक सवाल आ गया, अभी आपने कहा था कि जी उन पर जांच में कुछ नहीं पाया गया। एक बार बताइए, ये गिरफ्तारी होती है, एक पूरी तरीके से फोर्स का इस्तेमाल होता है, कानून का इस्तेमाल होता है, अदालतों का इस्तेमाल होता है, और फिर आखिर में आकर के वो 4-6 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल बाद बरी हो जाता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, अफसोस की बात यह है कि जब कोई एफआईआर होती है या कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो भी बहुत प्रारंभिक चीज़ होती है कि वो इल्ज़ाम लगा या एफआईआर हुई, लेकिन मीडिया ट्रायल एक शुरू हो जाता है। मीडिया ट्रायल के जरिए उसको दोषी करार दे दिया जाता है। अभी 2 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। मीडिया हाउसेस को, उन मीडिया हाउसेस को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है जो हर इशू को कम्युनलाइज करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया हर इशू को कम्युनलाइज कर रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों है? अभी एक इल्जाम लगा, उसके बाद 24 आवर्स एक डिबेट दिखाएंगे और लोगों का ध्यान बिल्कुल ऐसा कर देंगे, लोगों के दिमाग को ये कर देंगे जैसे आदमी दोषी है। लेकिन जब वो बाइज्जत बरी होता है तो सिर्फ एक लाइन की खबर चलाएंगे, वो बरी हो गया। अब जैसे कोरोना वाले मैटर में, तबलीगी जमात वाले मैटर में रात दिन तबलीगी जमात को कोसा गया, उनको जिहाद तक का नाम दे दिया गया, उनको ये तक कहा गया कि ये बायोलॉजिकल वेपन तबलीगी जमात वालों ने इस्तेमाल किया है। जब बार बार कोर्ट की वर्डिक्ट आई कि तबलीगी जमात का इसमें कोई कसूर नहीं है, तबलीगी जमात को बाइज्जत बरी किया गया, तबलीगी जमात को बरी करने के साथ साथ ये कहा गया कि इसमें मीडिया का बहुत खराब रोल रहा है, मीडिया ने कम्युनलाइज किया है, ये कहा गया कि इसमें तमाम मुसलमानों को हाशिए पे खड़ा कर दिया गया। उसके बाद मीडिया हाउसेस ने सिर्फ एक काम किया कि उन्होंने माफी मांगी और उस चीज को कहीं नहीं दिखाया, कोई उस पर डिबेट नहीं करवाई गई। तो लोगों के दिमाग में अभी भी ये है, जबकि एक दो नहीं, बार बार तकरीबन तमाम कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी एक मेजर सेक्शन ये मानता है कि कोरोना तबलीगी जमातियों ने फैलाया, क्योंकि जब वो बरी हुए तो उस चीज को इन मीडिया हाउसेस ने नहीं दिखाया, लोगों के पास तक मैसेज नहीं पहुंचा। तो यही सब चीज होती है कि इनकी जब जिंदगियां पूरी लग जाती है, खराब हो जाती हैं, बरी होके आते हैं, उस चीज को नहीं दिखाते हैं। मीडिया सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाती है और इस मीडिया को कहा गया आज की डेट में गोदी मीडिया। तो इसमें एक शायद साहब बात यहाँ आ गई, जैसे मरकज पर भी बहुत सारे आरोप लगे थे कोरोना फैलाने के, और उसके बाद में मरकज के मौलाना साद साहब को बरी कर दिया गया। तो मौलाना साद साहब पे पैसे की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, क्योंकि एक जरासी आवाज़ पर, क्योंकि आप पर वक्त है आपसे सवाल करना हमारा वाजिब बनता है, एक आवाज़ पर क्या नाम है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ आदमी इकट्ठे कर लेते हैं। तो मौलाना साद ने कोई ऐसा एक्शन नहीं है, कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जिससे कि क्या नाम है आगे के लिए कोई इस तरह की गलत तरीके से ना फंसा पाए, अफवाह ना फैला पाए? देखिए, मौलाना साहब के पास पैसे की, पावर की जो आपने बात कही है, ये बात मेरे ख्याल है बेबुनियाद है, क्योंकि मौलाना साहब ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है अल्लाह के काम के लिए। और जो आदमी अल्लाह का काम करता है, ना उसे पैसे की चाह होती है, ना उसके पास होता है, ना उसे पावर की चाह होती है। मौलाना साहब तबलीगी जमात का, पूरे तमाम मेंबरान का सिर्फ एक कहना ये होता है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, हमारा अल्लाह एक्शन लेगा। हमारे साथ गलत हुआ है और इसकी सज़ा इन लोगों को, जिन लोगों ने गलत किया, उसको अल्लाह देगा। और अल्लाह जब सजा देने पर आता है तो अल्लाह की बेआवाज होती है, लेकिन बड़ी खतरनाक पड़ती है। तो इसलिए आप इस चीज को ऐसा ही मत करिए। ऐसा ही मामला एक अभी सीलमपुर में दंगों का आया था कि जिसमें काफी लोग अरेस्ट किए गए। मैं भी सीलमपुर के दंगों में मुसलमान की तरफ से उसकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी कई साल जेल में बीती और कुछ लोग बाइज्जत बरी होकर के आए। तो ये इस तरह के लोग जब बरी होकर के आते हैं, क्या वो हालात से टूट जाते हैं या उनकी कमर टूट जाती है या वो उनको धमकी दी जाती है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हमारे खिलाफ? ऐसा क्या मामला है? देखिए, ऐसा होता है, गलत फंसाने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ऐसा होता है, जब आदमी बरी हो जाता है तो उसके पास वो 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो कंपेंसेशन का मुकदमा फाइल करे या वो क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा फाइल करे। कंपेंसेशन के मुकदमे के लिए उसको खुद बहुत ज्यादा कोर्ट फीस देनी पड़ती है, जितना भी अमाउंट वो मांग, उसमें 1 करोड़ रुपये मांगता है तो 1 लाख रुपये फीस देनी पड़ेगी उसे, फिर वकील की फीस अलग होगी,
फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर चलता है, कोर्ट में मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं। वही क्रिमिनल प्रोसीजर में है, अगर क्रिमिनल डिफेमेशन की मांग करते हैं तो 2 साल तो पहले उसका ट्रायल होता है, उसके बाद में जाके समन इशू होते हैं। तो आदमी जब मुकदमा ये लड़ता है तो वो थक जाता है। हमारे सामने ऐसे हमारे वकील ने कई बार मुकदमे किए, लेकिन वो जब उनके पैसे खत्म हो गए या उनके अंदर की ताकत खत्म हो गई, उनकी हिम्मत खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा साहब रहने दीजिए, अब मुकदमा नहीं लड़ेंगे। 2021 तो बेसिकली जब तक इस चीज का निदान नहीं होगा कि जब लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं या ये पाया जाता है कि वो लोग निर्दोष थे, तो उनके लिए इंसाफ त्वरित होना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो जिंदगी जेल में कट गई उसका इंसाफ पैसे से नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर उनको त्वरित कंपनसेशन का प्रावधान कर दिया जाए तो कुछ न कुछ हद तक क्या उनका तो कम हो सकता है। 2021 चल रही है, 2021 के अंदर जो ये 1947 के कानून लागू हैं जो हम झेल रहे हैं, क्या 2021 में ऐसा कानून लागू या नई सदी में ऐसा कानून नहीं होना चाहिए? जितनी फुर्ती से FIR होती है, जितनी फुर्ती से क्या नाम है अरेस्टिंग होती है, जितनी फुर्ती से FIR उसको बदनाम किया जाता है, उतनी फुर्ती से बरी होने के बाद में उन पर भी कार्रवाई हो। जो सिस्टम, जो लोग या मीडिया उनको बदनाम करती है, तो ऐसा कानून क्यों नहीं बन सकता? आप दुआ करें हम पार्लियामेंट में पहुंचे, इंशाल्लाह बनवाएंगे, ऐसे ही कानून बनवाएंगे। ये जवाब नहीं हुआ। बिल्कुल यही जवाब है, ऐसे कानून बनने चाहिए और हम बनवाने की ताकत रखते हैं, इंशाल्लाह बनवाएंगे। क्योंकि हम जो सरकारें हैं, आपसे पहले भी जो सरकारें रही, जो आज भी सरकारें हैं, इनके अंदर हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं उस विल पावर की कमी है जो जरूरत है ऐसे कानून बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोदी जी की सरकार से कि अब ट्रिपल तलाक पे कानून बनाइए, फौरन ट्रिपल तलाक पे कानून बना के लेके आ गए। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा मॉब लिंचिंग पे कानून बनाइए, अभी तक कानून नहीं बना, जबकि ट्रिपल तलाक से पहले कहा गया मॉब लिंचिंग के लिए। तो ये जो चीजें होती हैं कि जहां पर मेरा मन करेगा वहां मैं मानूंगा, जहां मेरा मन नहीं करेगा वहां मैं नहीं मानूंगा, तो फिर ये वाले कानून कौन बनाएगा? इसके लिए तो फिर हमको पार्लियामेंट पहुंचना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मुसलमानों को हाशिए पर डाल दिया गया है, वो पार्लियामेंट पहुंच ही नहीं पा रहे। अगर वो पार्लियामेंट पहुंचते भी हैं तो किसी पार्टी के MP MLA हैं, तो कहां से कानून बनेगा साहब? आप यकीन रखिए इंशाल्लाह इंकलाब आएगा। एक अफवाह ये भी है गरम कि आपने मोदी जी के खिलाफ कोई केस किया है? तो इसमें कोई अफवाह वाली बात नहीं है। जो मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश गुजरात के, और गुजरात दंगों में उनके जो मामला थे उसमें जो एविडेंसेस थे वो एविडेंसेस हमने प्लेस किए थे बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और उसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी पिटीशन लगाई थी जिसमें ऑर्डर हुए थे उसके त्वरित डिस्पोजल के। और उसके बाद ही वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट के पास में जिसके पास में केस चल रहा था वहाँ पर उनको आदेश हुए कि साहब इसको फौरन निपटाया जाए। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मोदी जी को उसमें बरी कर दिया गया था, लेकिन यस वो केस किया था हमने। आपको कोई धमकी वगैरह किसी तरह की? नहीं, कोई धमकी नहीं आई, कोई धमकी इस तरह की नहीं आई। बाकी जो छिछोरे लोग होते हैं वो तो अपना करते ही रहते हैं, उनसे हम डरते भी नहीं है। लेकिन अगर आपका इशारा सरकार की तरफ से तो सरकार की तरफ से कोई धमकी नहीं आई। वैसे एक गर्म हवा ये भी चल रही है आपकी तरफ से कि क्या नाम है, आप एक वकालत के साथ साथ राजनीति में कदम रखें। ये अफवाह नहीं है, तो हकीकत बात है। मैं MP इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं BSP के टिकट से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मैं तो राजनीति में हूँ। मैं भी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ मेरठ इलेक्शन से MLA का, तो मैं राजनीति में हूँ। इसमें अफवाह वाली कोई बात नहीं है, सच बात है। एक अभी आपने कहा था कि हम पार्लियामेंट में जाकर के ये कानून की मांग करेंगे कि जो दूसरी मांग नहीं करेंगे, बनवाएंगे। तो आप अकेले सांसद बनवाएंगे या पार्टी बना करके वहाँ जाएंगे, अपनी पार्टी बना लेंगे? देखिए हमारी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, और उसका मैं कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, और एक बड़ी पोजीशन भी मेरे पास है। हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम कानून बनाने की ताकत रखते हैं, कानून बनाएंगे। नहीं भी आती है तो हम जिस भी तरह से प्राइवेट बिल भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत दी है, इतनी सलाहियत दी है कि हम इस चीज़ पर काम कर सकें, और इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ शाहिद एडवोकेट साहब, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सवाल यही उठता है, जब तक शाहिद साहब संसद भवन में अपनी पार्टी के साथ मजबूती के साथ नहीं पहुंचते, जब तक गरीब, मजदूर, बेबस के खिलाफ FIR होती रहेंगी और वो जेल काटते रहेंगे और बरी होकर के आते रहेंगे। जब इनकी सरकार आएगी तब जाकर वो दूसरा कानून बनेगा। क्या ये संदेश शाहिद भाई का दूसरी
पार्टियां, दूसरे सांसद, संसद भवन के मेंबर्स सुनने हो तो इस कानून को जल्द से जल्द पास करें, क्योंकि जो जेल के अंदर जिंदगी गुजार करके आता है उसके घर पे जाकर के भी वो मीडिया वाले इंटरव्यू लेकर तूने जिंदगी कैसे बिताई, तेरे बाहर बच्चे कैसे जिंदगी गुजारी। तो मेरी सबसे ये है कि इस कानून को जैसे 3 तलाक बहुत जल्दी से पास हो गया, वैसे ही ये कानून भी पास होना चाहिए कि जो जिस तरह से फुर्ती से FIR काटी जाती है, अरेस्टिंग होती है, उसको बदनाम किया जाता है और कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है, उतनी ही तेजी से उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उनको FIR काटते हैं, बदनाम करते हैं। और ऐसा भी एक कानून भारत के अंदर आना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वर्ग निभा लेता हूँ। नमस्कार।